हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में, जिसमें हम डे 6 के बारे में डिस्कस कर लिए थे। डे 6 में हमने कवर कर लिया था कौन सा चैप्टर था? परवलय कार गति, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो उस वीडियोस को आप लोगों ने आई होप अच्छी तरीके से देख लिया होगा। आज हम पहुंच चुके हैं डे 7 में। डे 7 में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्य ऊर्जा शक्ति। एक एक दिन में एक एक चैप्टर कोशिश यही रहेगी खत्म हो जाएगा। बाकी जो लेंदी चैप्टर हैं वो 2 वीडियो में कवर हो जाएंगे। आपका एग्जाम तक कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, ये गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्या? कार्य ऊर्जा शक्ति। तो कार्य ऊर्जा शक्ति क्या होता है? आपने इसको पढ़ा होगा क्लास 11th या 9th से भी स्टार्ट हो जाता है, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो 9th का लेवल भी बात करेंगे और लगभग 12th तक की 11th को भी टच करेंगे। तो जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वहाँ तक हम जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ द वर्क। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, ये वर्क पावर एनर्जी क्या होता है, कहाँ से आ गई ये टर्मिनोलॉजी? सबसे पहले बात करेंगे वर्क के बारे में। ठीक है, वर्क को हिंदी में बोलते हैं कार्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? कार्य। अगर हम फिजिक्स में बात करें कि कार्य क्या है, वर्क क्या है, तो वहां पे हम बात करेंगे कि जो वर्क डन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो होगा 2 चीज से। एक तो फोर्स होना चाहिए और दूसरा क्या हो जाना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है सर जी? डिस्प्लेसमेंट वही है जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। कौन सा? विस्थापन, जिसको बोलते थे। क्या बोलते थे? विस्थापन। और फोर्स को हिंदी में बोलते थे बल। इन दोनों चीजों का होने बहुत जरूरी है। किसके लिए? वर्क के लिए। अगर आप किसी को काम को कर रहे हैं तो आपको बल लगाना पड़ेगा उस वर्क को। लेकिन फिजिक्स बोलती है बल तो लगेगा, लेकिन साथ साथ में बल लगाने के साथ जब तक विस्थापन नहीं हो रहा है तब तक कोई वर्क डन नहीं माना जाएगा। अगर कार्य बल लगने के साथ साथ, अगर ध्यान से सुनना, अगर बल लगने के साथ साथ आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तभी आपका वर्क डन माना जाएगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं माना जाएगा। तो अगर हम फिजिकली देखें, फिजिकली डिफिनेशन देखें, जो फिजिक्स कहना चाहती है, फिजिक्स हमें ये बताना चाहती है कि सपोज अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ब्लॉक है, ये हम लेते हैं कोई ब्लॉक। ठीक, हाँ कोई ब्लॉक है। ठीक है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है अपने ऊपर। हमने इसके ऊपर क्या लगाया? इसके ऊपर एक फोर्स F लगाया। क्या लगाया? एक फोर्स F लगाया। ठीक है, हमने इस ऊपर एक फोर्स F लगाया। क्या लगाया? एक फोर्स F लगाया। F लगाते ही ये जो ऑब्जेक्ट था ये यहां से खिसक के कहां पे चला गया? ये यहां से खिसका और लगभग कहां पहुंच गया? ये ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है यहां पहुंच गया। ऑब्जेक्ट यहां पे था, अब कहां पहुंच गया? यहां पे। सपोज दैट इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है S। क्या है? S लिखो, ज्यादा ना लिखो, है ना, S लिखो। इसके बीच की डिस्टेंस क्या है? S है। तो फिजिक्स ये कहती है कि जो वर्क डन होगा इसमें, ये ऑब्जेक्ट खिसक के कहां गया था? ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होके गया था आपका यहां पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पहले यहां था, हमने फोर्स लगाया जिससे यहां पे आ गई। मतलब यहां से यहां तक चलने में, यहां से यहां तक चलने में इसने इतना S डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। कितना? S डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो हम वर्क डन क्या होगा? वर्क डन यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो वर्क डन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? जो वर्क डन होगा किस पे? इस ऑब्जेक्ट पे, वो होगा फोर्स। किसके? जो फोर्स हमने अप्लाई किया है इनटू डिस्प्लेसमेंट के। किसके? डिस्प्लेसमेंट के। मींस जो बल होगा और कितना विस्थापन हुआ है, कितना विस्थापन हुआ है, उसी को क्या बोलेंगे हम? कार्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्य बोलेंगे। यहां पे अगर देखा जाए, अगर यहां पे देखा जाए, जो फोर्स होता है वो क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आप 11th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो 2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट उसको बोलते हैं स्केलर। तो ये जो वर्क डन होता है, ये जो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। सर जी स्केलर क्वांटिटी क्या है? हिंदी में बताइए जरा। स्केलर मतलब होता है अदिश राशि।
कौन सी राशि? अदिश राशि। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, यूनिट की मतलब मात्रक की बात करें, किसकी बात करें? यूनिट की बात करें। जो यूनिट होगा वो होगा, हमने भी फार्मूला पढ़ा क्या कि कार्य इज इक्वल टू क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन। सर जी बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, तो हमने लिख दिया न्यूटन, ठीक है, इनटू विस्थापन हो, विस्थापन का क्या होता है? मीटर। तो जो कार्य का मात्रक आया, जो कार्य का मात्रक आया वो होता है न्यूटन मीटर। क्या हो गया? न्यूटन मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है। और कार्य का एक मात्रक और होता है जिसका नाम है जूल। क्या नाम है? जूल। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट, ठीक है। और अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट की, मतलब सेंटीग्राम सेकंड यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड यूनिट में, तो जो वर्कडन का यूनिट होता है, मतलब कार्य का जो यूनिट होता है वो होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई? अर्ग। अब अगर बात करें हम किसकी, अगर हम बात करें डायमेंशन की, मतलब वीमा, जो वीमा होती है, ध्यान से सुन लो, वीमा क्या होती है? कार्य बराबर क्या होता है ये बताओ। अभी बीमा हमने क्या, जो हमने फार्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा? कार्य इज इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन, है ना। आप बोलोगे हाँ सर इतना तो समझ में आया, बल गुणे विस्थापन होता है, लेकिन बल का जो डायमेंशन होता है वो तो हमें पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? मतलब आपने मेहनत नहीं किया है, ऐसे एग्जाम क्वालिफाई करोगे। बल का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? MLT-2 होता है, याद रख लेना, फिर से मैंने पिछले वीडियोस में कराया हुआ है। विस्थापन का जो होता है वो मीटर होता है, मीटर का जो होता है वो L होता है, मतलब लेंथ की बात हो रही है। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ML2। क्या हो जाएगा? ML2 और T-2। तो इसका जो डायमेंशन आया वो क्या आया? ML2T-2। ML2T-2। ये तो बात हुआ अपना जब फोर्स किसी एक डायरेक्शन में लग रहा है तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी विस्थापन और फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगते हैं। ये तो सेम डायरेक्शन में था। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्पेशल केसेस की जहां पे आपका एंगल कुछ इफेक्ट दिखाएगा इसके ऊपर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा नेक्स्ट, ध्यान से देखना क्या कॉन्सेप्ट है इसके लिए। ये रहा आपके पास एक ब्लॉक, क्या रहा? एक ये ब्लॉक रहा, ठीक है। अब इस ब्लॉक को हमने कर दिया व्हाइट कलर का। चलो अब यहां पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, सपोज दैट जो फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है किस डायरेक्शन में सर जी? इस डायरेक्शन में हो रहा है फोर्स। और जब हम ऐसे खींचेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो बढ़ेगा कैसे? सामने की ओर बढ़ेगा। आप बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत सरल चीज़ है जो आप बढ़ा रहे हैं, या इधर की ओर बढ़ेगा, है ना। चलो ठीक है, इधर की ओर बढ़ा। अगर ये आपका विस्थापन वाला डायरेक्शन है, अगर ये क्या हुआ आपका विस्थापन वाला है, ये फोर्स वाला है, ठीक है। तो ये बताओ अब यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है विस्थापन से वो कितने डिग्री पे लग रहा है सर जी? थीटा एंगल पे लग रहा है। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे लग रहा है। और ये मास आपका m कोई मास है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक सर जी फिगर तो क्लियर है। अब क्या करेंगे हम? अब आपसे ये क्वेश्चन है कि इसको बढ़ाने का काम कौन करेगा? कौन सा फोर्स? ये तो फोर्स ऐसे लग रहा है, तो यहाँ पे इसको आगे कौन बढ़ाएगा? यहाँ पे आगे बढ़ाने वाले को फोर्स को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। आपको पता है कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करते हैं? एक तो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब एक होता है क्षैतिज घटक, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक क्या होता है सर जी? थीटा के बगल वाला होता है कॉस थीटा। मतलब इसको जो बढ़ाएगा आगे की ओर, जो इसको आगे की ओर बढ़ाएगा वो होगा आपका कौन सा? वो होगा आपका, अगर देखा जाए वो होगा ये जो एक घटक आएगा वो होगा आपका एफ कॉस थीटा। क्या होगा? एफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के बगल वाला हमेशा कॉस थीटा होता है। अब जो ऊपर जाएगा वो क्या होगा सर जी? जो ऊपर जाएगा वो तो अपना साइन थीटा होगा, है ना। क्या होगा? साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अब आप हमें ये बताओ इसको आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? आप बोलोगे जिस डायरेक्शन में सर विस्थापन है उसी डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है। मतलब जो वर्क डन आएगा यहाँ पे, जो वर्क डन आएगा वो क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है, हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ सर विस्थापन तो होता है, लेकिन यहाँ पे बल की जो वैल्यू है वो है एफ कॉस थीटा। क्या है? एफ कॉस थीटा।
विस्थापन की जो वैल्यू है सर जी वो है एस, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो आ गई, अगर हम कैलकुलेट कर लें सीधे सीधे, एफ एस कॉस थीटा। क्या आ गई? एफ एस कॉस थीटा। ये जो हुआ ये आपका किसी भी एंगल पे फोर्स अगर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से, तो उसके लिए ये आपका फार्मूला निकल गया। यूनिट भी सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन है वो बदल गया, जो टर्मिनोलॉजी है बदल गई। कब? जब थीटा अगर आपके पास हो। अब इसी थीटा को हम वेरी करके देखते हैं। वेरी मीन्स अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, अगर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, अगर थीटा इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। तो तीनों केस देखते हैं। चलिए, अगर यही वर्क डन में जो थीटा होगा, यहां पे देख लो ध्यान से, चल रहा हूं मैं, इफ थीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या कर लें 0 डिग्री, क्या कर लें 0 डिग्री। मीन्स अगर हम ब्लॉक को बना के समझाएं तो जो ब्लॉक बना था ऐसे, यहां पे जो फोर्स लग रहा था, थीटा इज इक्वल टू 0 कब बनेगा, जब फोर्स वाली लाइन और मतलब फोर्स भी इसी पे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी पे लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कुछ बना नहीं बना सर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो उस केस में देखो वर्णन क्या होगा, उस केस में क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ इंटू एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो एफ इंटू एस हो जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया एफ इंटू एस। और फिर देखते हैं नेक्स्ट केस मतलब क्या लेते हैं, अगर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाए, अगर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए 90 डिग्री, मतलब जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर 90 डिग्री पे अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, ठीक है। मतलब इसके बीच का जो एंगल बन रहा है मेरे भाई वो कितना बन रहा है 90 डिग्री, और जैसे ही 90 डिग्री बनेगा उस केस में डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा होता ही है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ इंटू एस कॉस 90 की वैल्यू मतलब कॉस 90 रख लो यहाँ पे, और जैसे ही कॉस 90 रखोगे कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 इंटू एफ इंटू एस क्या हो जाएगा, आपकी नेट वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी। तो नेट वर्क डन क्या आया 0 डिग्री। मतलब अगर कोई भी फोर्स आपके ऊपर परपेंडिकुलर लग रहा है तो उस फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, आपके ऊपर फोर्स लगा है तो आपके ऊपर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, मतलब फोर्स आपके ऊपर कोई वर्क डन नहीं कर रहा है। वो बात अलग है कि आप वर्क डन कर रहे हैं लेकिन फिजिक्स के अंडर आप वर्क डन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बैठ के पढ़ रहे हो तो आपसे कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, बोलोगे पढ़ रहे हो, तो लेकिन फिजिक्स ये कहता है आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, मतलब आपने तो डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं, आपने तो डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं। चलो ये हुआ अपना। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस आ गया। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो एफ ये डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस जो है वो कैसे है देखो ध्यान से। ये अपना ब्लॉक हुआ, कोई क्या हुआ एक ब्लॉक हुआ, अब तक हमने जिस डायरेक्शन में था वैसे अपोजिट कर लिया, अब ये परपेंडिकुलर कर लिया, अब अपोजिट वाला बचा है। अपोजिट को देखो ध्यान से कैसे करेंगे। चलो सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट आपका इधर होना है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वाला डायरेक्शन है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर डिस्प्लेसमेंट वाला डायरेक्शन तो है ये, ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट वाला डायरेक्शन, लेकिन हम जो फोर्स लगा रहे हैं अब की बारी, जो फोर्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये कोई आपका पॉइंट हुआ, ठीक है, इसका मास m है, यहाँ पे हमने लगाया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ये हुआ आपका फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। अब ये बताओ इसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, आप बोलोगे सर अपोजिट डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के लाइन के बीच का एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो वर्क डन हो गई केस 3 की बात हो रही है, केस 3 की, ठीक है, केस 3 की बात हो रही है, मतलब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री की। तो क्या होगा जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो उस केस में यहाँ पे अगर हम बात करें डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इंटू एस, और कॉस थीटा मतलब कॉस 180 डिग्री, ठीक है। और जब cos 180 डिग्री करेंगे तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इंटू एस। कॉस 180 को क्या ले सकते हैं, लिख सकते हैं cos 90 प्लस 90, ठीक है। और आपको पता है कि cos 90 प्लस थीटा क्या होता है सर जी, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है माइनस साइन थीटा, साइन 90 हो जाएगा ना, तब थीटा की जगह क्या हो जाएगा 90, क्योंकि साइन 90 हो जाएगा, ये वैल्यू साइन 90 होगा, और ये एफ इंटू एस साथ में तो रहेगा ही, इज इक्वल टू वर्क डन ऐसे तो आ ही रहा है अपना, है ना। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही है चीज़ें,
बिल्कुल बढ़िया। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, ये माइनस बाहर आके माइनस क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस। साइन 90 वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे जो वैल्यू है माइनस एफ इंटू एस। तो आपको यहाँ पे तीन चीज़ें जो दिख रही हैं तीनों बॉक्स में, वो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाली है। क्या रिजल्ट देने वाली है कि वर्क डन एक जगह निगेटिव आ रहा है, वर्क डन एक जगह पॉजिटिव आ रहा है, और वर्क डन एक जगह जीरो हो जा रहा है। कब? तो आपके स्टैंड में क्वेश्चन पूछ जाता है कि वर्क डन इज निगेटिव व्हेन देखो थीटा, अगर थीटा की वैल्यू अगर, ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर कितना हो जाए 0 डिग्री, तो वर्क डन क्या आएगा, तो वर्क डन जो आएगा मतलब जो काम होगा आपका वो मैक्सिमम होगा, ठीक है, मतलब उस केस में आपका मैक्सिमम वर्क डन पाया जाएगा। अगर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो गया, तो वर्क डन उस केस में, वर्क डन जो होगा, जो उस दिन में कार्य होगा, ठीक है, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट, जब थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाए, मतलब दोनों के बीच का कोण जो हो जाए वो अगर आपका 180 डिग्री हो जाए, मतलब 180 डिग्री या 180 डिग्री से 180 डिग्री हो जाए, तो उस केस में आपका जो वर्क डन होगा क्या बोला जाएगा, निगेटिव। ठीक है, मतलब अगर आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी कार तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में भगी जा रही है, अगर आप क्या लगा रहे हैं, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं इधर खींच के लेकिन फिर भी कार अपोजिट डायरेक्शन में भगी चलती जा रही है, तो उस केस में आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर बातें तो समझ में आ रही हैं, एकदम समझ में आ जाए तो बात अलग है। एकदम समझ में तभी आएगा जब आप अच्छी तरीके से ध्यान लगा के पढ़ोगे। अभी तो आप क्या कर रहे हो, लेट के ऐसे बिस्तर पर लेटे होगे, सर दीवार, वो पैर दीवार पर रखे होगे, ऐसे देख रहे होगे फ़ोन, है ना, ऐसे थोड़ी होगा सिलेक्शन। प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो तो होगा। बनना है रेडियो ऑपरेटर, है ना, रेडियो ऑपरेटर बनोगे, वैसे लेट के बनोगे रेडियो ऑपरेटर। चल अब देखो कई लोग उठ भी गए होंगे, है ना। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार सब कमेंट करके बता दीजिएगा सर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहां तक क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए, अगर यहां तक क्लियर हुआ फिर हम क्या करें, इसके बाद क्या पढ़ा दें, एनर्जी पढ़ा दें कि पावर पढ़ा दें? चलो हाँ ठीक है, अब हम चलते हैं ऊर्जा के पढ़ने, है ना, ऊर्जा मतलब एनर्जी। चलो अब हम बात करते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। इसका आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल है ना, एनर्जी का। अगर एनर्जी कम तो आप चल नहीं सकते, अगर एनर्जी कम तो आप बैठ भी नहीं सकते, हमेशा लेटे रहोगे भाई। अगर एनर्जी कम तो पढ़ाई भी नहीं कर सकते। ये एनर्जी है क्या, है ना। चलो बात करते हैं एनर्जी क्या होती है। तो फिजिक्स ये कहता है कि जो आप वर्कडन करते हैं, आपने जो वर्कडन किया, क्या किया, जो वर्कडन किया वही किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे भाई, किया गया वर्कडन ही क्या शो करता है कि आपके अंदर एनर्जी कितना है। मतलब जितना आप अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जितना आप अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं वही आपकी क्या है, एनर्जी है। अच्छा सर, एनर्जी को दो टाइप में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी, डिवाइड तो बहुत है लेकिन हम जो आपके सिलेबस में वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर? ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले, उससे पहले हम बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी होता है जिसको बोलेंगे यू, क्या है, यू, इसको इंडिकेट करते हैं यू से।
इसको इंडिकेट करते हैं के से, ठीक है, नहीं इसको यूज करते हैं, इसको कैसे करते हैं, इसको आप यांत्रिक ऊर्जा ही रहने दो, है ना, इसको और कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी रहने देते हैं। ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है ये इक्वल होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, ठीक है, वो इक्वल होती है किसके किसके सम के, काइनेटिक एनर्जी के सम के प्लस किसके, स्थितिज ऊर्जा के सम के, ठीक है, मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा का सम यांत्रिक ऊर्जा का जो सम होता है, मतलब ऐड होता है, जो योग होता है, वही क्या कहलाता है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा। अब सर जी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जरा समझा दीजिए। कोई बात नहीं, समझा देते हैं मेरे भाई। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आपको गति प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? गति। तो गति के कारण जो आपकी एनर्जी आती है, आप जब मोशन करते हैं उसमें जो एनर्जी आती है आपके पास, वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो आपके गति के दौरान लगती है, वही आपकी क्या है? गतिज ऊर्जा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी जो है जो आपके गति के दौरान यूज होती है, वही आपकी काइनेटिक एनर्जी। नहीं तो इसको हमें डेरिवेशन करना है, ना तो कुछ पढ़ना है, बस हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुन लो। जो फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, वो होता है K इज इक्वल्स टू हाफ mv²। क्या है? mv²। ये क्या है सर? mv²। mv² मतलब ये अगर कोई बॉडी जिसका मास m है वो v वेलोसिटी से आगे चल रही है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ये फार्मूला इंडिकेट करेगा, ये फार्मूला डिनोट करेगा। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला क्या हो गया? हाफ mv²। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा मतलब ये क्या होता है सर? स्थितिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है, किसी भी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। अब आप बोलोगे सर चलना तो समझ में आ रहा था, लेकिन स्थिति के कारण कौन सा ऊर्जा होगा? अरे भैया आप बैठे हो ना, तो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो एनर्जी लेके बैठे हो आप, वो क्या है? स्थितिज ऊर्जा। नहीं समझ में आया? चलो एक एग्जाम्पल एक समझाते हैं। आप लोग डैम देखे होंगे। डैम में क्या किया जाता है? बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जहां पे आपका टरबाइन लगा होता है। यहाँ पे पानी को ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो ये पानी जो स्थिर कंडीशन में है, मतलब जो स्टेबल कंडीशन में है, उसमें है स्थितिज ऊर्जा। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? लाइट एनर्जी में या फिर काइनेटिक एनर्जी में। ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर हमारे फिर टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। मतलब जो स्थिर पानी है उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। जो चीज स्थिर कंडीशन में उसमें कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोग? हाँ सर। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होगा, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहां से यहां तक ले गए होंगे h हाइट तक, ठीक है। h हाइट तक ले जाने में इसको वर्णन किया गया होगा। क्या सर जी? जो वर्णन होता है वही एनर्जी होती है। बिल्कुल सर, चाहे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, तो क्या हो जाएगा? m। यहाँ पे नीचे की ओर क्या काम करेगा? g। इसका मास m है, तो यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा वो क्या करेगा? m इंटू जी, है ना। तो यहाँ पे जो वर्डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? F इंटू एच, क्योंकि H इसका डिस्प्लेसमेंट है और F की वैल्यू क्या है यहाँ पे? mg, या क्या हो जाएगा? mgh। तो W जो इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? mgh। और ये वर्डन कौन सा है? यहाँ पे जाके हम इसको पकड़े हैं, मतलब इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई है? स्थितिज ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आ गई हो। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है किया गया वर्डन ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। मतलब इसको हम इंडिकेट करते हैं U से, तो U का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? mgh। अगर ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बस इतना याद कर लो कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है सर जी? K बराबर हाफ mv²। K इज इक्वल्स टू हाफ mv², वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे v क्या है? वस्तु का वेग है, m क्या है? वस्तु का मास है, और k क्या है? काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है, और u क्या है? u आपका पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है, मतलब स्थितिज ऊर्जा को शो कर रहा है। m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु का द्रव्यमान है। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। h क्या है? कितने हाइट पे हम वस्तु को लेके जा रहे हैं, ये आपका h है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अब बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर जी रिलेशन बिटवीन किसके किसके बारे में, जहां से क्वेश्चन बहुत बारी पूछता है, ठीक है। क्या आपने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ा होगा? मोमेंटम। क्या पढ़ा होगा? मोमेंटम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप बोलोगे हाँ सर पढ़ा तो बहुत है, लेकिन शायद याद नहीं है। एक बार फिर से याद करा दीजिए। ठीक है, याद कर रहे थे मेरे भाई। क्या है? P इक्वल टू आपने पढ़ा होगा m इंटू वी। क्या पढ़ा होगा? m इंटू वी। यही तो था मोमेंटम, यही तो था मोमेंटम। और अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है K इक्वल्स टू हाफ mv²। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप बोलोगे हाँ सर।
मतलब यहाँ पे एम वी है, यहाँ पे एम वी है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे एम वी स्क्वायर है। क्या है? यहाँ पे एम वी स्क्वायर है। एक काम करें, अगर हम इधर एम वी स्क्वायर कर लें तो कोई दिक्कत हो जाएगी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो तो ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर ली। अब जब पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई? एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब यहाँ पे लेकिन सर जी एम एक पावर हो गया, क्या कर लो इसमें? एम का मल्टीप्लाई कर लो और एम का क्या कर लो? डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या मिल गई आपके पास? वो मिल गई हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। और यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, यहाँ पे अगर आप देखोगे एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या ले सकते हैं सर जी? पी स्क्वायर ले सकते हैं। तो लिख लो, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपके पास 1/2 पी स्क्वायर अपॉन में एम। तो यहाँ पे क्या आ गया? के। तो के की जो नई वैल्यू आई वो क्या आई? के की जो नई वैल्यू आई वो आई पी स्क्वायर अपॉन में 2m। पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये हुआ आपका रिलेशन बिटवीन, क्या? रिलेशन बिटवीन किससे किसके बीच में? P एंड K। वेयर P क्या है आपका? संवेग है। क्या है? संवेग। और K क्या है? K आपकी गतिज ऊर्जा है। क्या है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध जो होता है वो क्या होता है? K इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेगा, ये कैसे लिख सकते हैं सर जी? 2m को इधर भेज दो तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2km हो जाएगा। और p जो टू क्या हो जाएगा? √2km। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। इससे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ठीक है, न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके ऊपर, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए चलो देखो, अब हम न्यूमेरिकल करते हैं थोड़ा सा चेंजेस करके। पिक वैल्यू उधर कुछ देगा, के वैल्यू उधर देगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर पी की वैल्यू हम क्या कर दें? 2 टाइम्स, क्या कर दें? 2 टाइम्स कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर पी की वैल्यू पी थी तो क्या इफेक्ट पड़ता? तो फार्मूला क्या था आपका? हाफ पी स्क्वायर अपॉन एम, ये था। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम जो मोमेंटम उसको अगर हम 2 टाइम्स कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर? तो ध्यान से देखना, जो के डैश आएगा वो क्या आएगा? 1/2 पी की वैल्यू क्या कर दी हम? 2 टाइम्स, तो 2 पी का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2m, क्योंकि पी को 2 टाइम्स कर दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 और ये 2p स्क्वायर को क्या ले सकते हैं सर जी? 4m स्क्वायर हो जाएगा, 4p स्क्वायर अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करना है हमें? देख लो ध्यान से क्या करना है। के डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2, मतलब ये 4 कर लें तो p स्क्वायर अपॉन m हो जाएगा। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 4 इंटू पी स्क्वायर हाफ पी स्क्वायर अपॉन m, तो क्या हो जा रहा है? यहाँ पे जो नेट के डैश आ रहा है वो क्या हो जा रहा है? नेट के डैश जो हो जा रहा है, अगर हम इसको लिख दें के डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू के, है ना? मतलब अगर हम मोमेंटम को 2 टाइम्स कर दे रहे हैं तो जो के डैश आ रहा है, मतलब जो नई काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो के का कितना हो जा रही है? 4 टाइम्स हो जा रही है। क्या हो जा रही है? 4 टाइम्स हो जा रही है। अब अगर हम क्या कर दें? इसी का आधा कर दें। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, है ना? रहेगा छोटा सा ही, लेकिन बस अगर ये पहले से पढ़े रहोगे तो कर ले जाओगे, नहीं पढ़े रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब क्या होगा? अब हम क्या कर रहे हैं कि पी की वैल्यू क्या कर दे रहे हैं? जो पी की वैल्यू है उसको हम पी का आधा कर दे रहे हैं। जो नेट पी डैश की वैल्यू है उसको हम p/2 कर दे रहे हैं। तो यहाँ के की वैल्यू पहले क्या होती थी? 1/2 पी स्क्वायर अपॉन m। लेकिन अब जो के डैश की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ध्यान से देखते हैं। के डैश की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है आपकी? क्या होगा? हाफ पी स्क्वायर होता है, पी डैश मतलब पी डैश का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m हो जाएगा। यहाँ पे पी डैश की वैल्यू लेते हैं सर जी, p/2 है। क्या है? p/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में ये 2m हो जाएगा। वैल्यू सॉल्व करना जरा। जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? ये पी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 4, और ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू 2m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटू 2m। ये हो गया के डैश। जो के डैश की वैल्यू आ सकती है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको 1/4 ऐसे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 1/2 पी स्क्वायर अपॉन में m लिख सकते हैं। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये जो ये वैल्यू है वो क्या है? ये वैल्यू आपका क्या है? ऊपर देखो, ये वैल्यू आपको दिख रहा होगा के इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर अपॉन m। जब ये दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको ध्यान से देखना, क्या लिख कर सकते हैं? तो के डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास
के डैश की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/4, ये हो गया के, मतलब जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी उसकी क्या हो गई, चौथाई हो गई। कितना हो गई, चौथाई हो गई। क्या हो गई मेरे भाई, चौथाई हो गई। मतलब यहाँ पे आपका ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम मोमेंटम को क्या कर दें, अगर हम मोमेंटम को 2 टाइम्स कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है आपकी, 4 टाइम्स हो जा रही है। अगर मोमेंटम को हम क्या कर दें, उसका हाफ कर दें, पहले का हाफ कर दें, तो जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो क्या हो रही है, 1/4 हो जा रही है। इसके बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आप आराम से करके चले आइएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो, अदरवाइज ये भी नहीं पूछ सकता, और नहीं तो इससे ज़्यादा भी पूछ सकता है। इससे ज़्यादा मतलब परसेंटेज में देगा, बोलेगा कि पहले अगर काइनेटिक एनर्जी को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% मतलब अगर पहले 100 है अब क्या हो जाए, 105 हो जाए, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। पहले के को पहले 100 मान लो, फिर 105 मान लो, 5% बढ़ा के 105 मान लो, तो वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। पहले के को 100 मान लेना, और बाद में जैसे 5% इंक्रीज मान ले तो फिर के डैश को मान लेना 105, तो मोमेंटम में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आ जाएगा, है ना। पहले मोमेंटम देख लेना, दूसरे मोमेंटम में देख लेना, कुछ चेंजेस आएंगे, वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये सब कराएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपका हो गया एनर्जी खत्म, अब हम चलते हैं पावर के ऊपर। किसके ऊपर मेरे भाई, पावर के ऊपर, और देखते हैं पावर में क्या क्या टर्मिनोलॉजी होंगी। तो ध्यान से देखना, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पावर। व्हाट इज द पावर, शक्ति क्या है ना, शक्ति, ठीक है। शक्ति क्या है, वो भगवान वाली शक्ति नहीं, ये यहां से निकलती थी शक्ति, ये वाली नहीं, है ना। पावर क्या है, देखो पर यूनिट टाइम में आपने जितना वर्कडन करते हैं, आप जितना क्या करते हैं वर्कडन, जो पर यूनिट टाइम में वर्कडन होता है वही होता है आपका पावर। सर जी ये कुछ समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं शक्ति की बात करूं, तो जो शक्ति होती है वो आप कितने समय में कितना काम कर रहे हैं उसे के अनुपात को क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है। मतलब किसी समय अंतराल में आप जितना काम करते हैं वो आपका क्या होता है, शक्ति होती है। बात समझ में आई सर जी, बिल्कुल समझ में आ गई। शक्ति की अगर मैं शक्ति की अगर मैं बात करूं, पावर की अगर मैं बात करूं, क्या यूनिट क्या बात करूं, यूनिट की, तो यूनिट पावर की क्या हो जाएगी, ध्यान से देख लो। P इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने कि वर्क डन इन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर। तो अगर हम इसकी यूनिट बात करें तो वर्क यूनिट क्या होती है सर जी, जूल होती है। क्या होती है, जूल। टाइम की यूनिट क्या होती है सर जी, सेकंड होती है। तो पावर की जो यूनिट हुई क्या हो गई सर जी, जूल पर सेकंड हो गई, जूल पर सेकंड। एक छोटी सी चीज और होती है, क्या होती है, वाट। क्या होती है, वाट। वाट भी क्या है, पावर की यूनिट है। एक छोटी सी यूनिट और होती है, क्या होती है सर जी, वो होती है हॉर्स पावर, है ना, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, ये जो अश्व शक्ति होती है, एक हॉर्स पावर मतलब एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। मतलब अगर एक हॉर्स पावर की इंजन लगा है तो मतलब आपके पास कितनी पावर है, 746 वाट। अच्छा कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ, हाँ सर बचा है, क्या है बचा है, डायमेंशन बचा है। डायमेंशन की बात कर लेते हैं, है ना। जैसे ही डायमेंशन की बात करेंगे, जो डायमेंशन होगा वो कैसे निकालोगे सर जी, जो पावर होता है उसका फार्मूला हमें याद है, उसी से निकाल लेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या निकालेंगे, सबसे पहले पावर, मतलब पावर की इक्वल टू क्या होता है सर जी, W/T। वर्क का जो यूनिट भी क्या होता था, हमने लिखा था, वर्क की यूनिट सर जी क्या होती है, mL/T-2 होता है। और टाइम का क्या होता है, T। दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे ऊपर जाएगा T-3 हो जाएगा। तो ये जो पावर का डायमेंशन हुआ वो क्या हो गया, mL/T किसका डायमेंशन हो गया सर जी, पावर का। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान से देख लो, जो पावर होती है ना, जो पावर होती है वो होता है क्या, वो होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर स्केलर मतलब सर जी क्या होता है, सदिश राशि होता है, सॉरी अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि ऐसी राशि होती है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती। क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। मींस अदिश राशि ऐसी राशि है जिसमें तो डायरेक्शन की जरूरत होती है, हाँ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जैसे आप पढ़ोगे कि P इज इक्वल टू 4 वाट अगर कहीं पे लिखा है, क्या लिखा है, P इज इक्वल टू 4 वाट, ये नहीं लिखा मिलेगा कि P इज इक्वल टू 4 वाट इन ईस्ट डायरेक्शन, ये कभी नहीं लिखेगा, है ना। बोलेगा कि P इज इक्वल टू 4 वाट, 4 क्या है आपका मैग्नीट्यूड है, फिर वाट क्या है, यूनिट है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर पावर में कोई दिक्कत होगी
तो जरूर समझा बताइएगा। और पावर का एक फार्मूला और होता है, क्या होता है ध्यान से देख लो। P जो इक्वल टू क्या हुआ, अभी हमने पढ़ा, P जो इक्वल टू जो पढ़ा हमने वो होता है W बटा T। होता है कि नहीं होता? आप बोलोगे सर जी यहाँ तक तो होता है, लेकिन ये क्या हुआ, ये जो W है इसको हम क्या लिख सकते हैं सर जी, F इंटू एस अपॉन टी। एस क्या है सर जी, डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम क्या है, टाइम क्या है अपना, पर यूनिट टाइम है। तो पर यूनिट टाइम में कोई भी डिस्टेंस जितना ट्रेवल करती है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो एफ इंटू वी भी क्या हो सकता है, एफ इंटू वी भी आपका पावर हो सकता है, एफ इंटू वी भी क्या हो सकता है, आपका पावर हो सकता है। नया फार्मूला, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी अगर एफ इज इक्वल टू क्या होता है सर जी, एम इंटू ए होता है, एम इंटू ए, ठीक है, और इंटू एस अपॉन क्या हो गया, अपॉन क्या हो गया, टाइम। कोई दिक्कत? तो ए मतलब एक्सेलेरेशन, एस मतलब डिस्टेंस हो गया, टी मतलब टाइम, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया, एम, और ए मतलब क्या होता है, वी बाई टी, या फिर डेल वी बाई डेल टी, और ये क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट वी, तो क्या हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन, इसको रहने दो है ना, इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना डीपली नहीं पूछेगा बाबू, इतना डीपली जिस दिन पूछ लिया उस दिन फिर IIT किस लिए रह जाएगा, है ना। इतना तक पढ़ लो बस आप, P इज इक्वल टू एफ इंटू भी। यहाँ तक आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पावर भी आप अच्छी तरीके से सीख लिए, वर्क भी आप अच्छी तरीके से सीख लिए, एनर्जी भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से सीख लिया। अब हम बात करेंगे कोलिजन। कोलिजन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द इलास्टिक कोलिजन, व्हाट इज द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मैं अगर बात करूं कोलिजन की, तो कोलिजन में थोड़ा बहुत पढ़ा चुका हूं आपको न्यूटन्स लॉ में, मतलब गति के नियम में, लेकिन थोड़ा आगे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक प्रत्यावस्थान गुणांक होता है, ठीक है, वो पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। तो हम बात करने वाले हैं कोलिजन की, ठीक है, कोलिजन की। कोलिजन जो होगा वो 3 टाइप्स के होगा। क्या होगा? कोलिजन जो होगा वो 3 टाइप्स में होगा, ठीक है। कोलिजन जो होगा वो 3 टाइप्स में। पहला कोलिजन प्रत्यास्थ संघट्ट, क्या बोलेंगे, कोलिजन मतलब होता है संघट्ट, क्या होता है, संघट्ट मतलब टकराना, संघट्ट मतलब होता है टकराना। प्रत्यास्थ संघट्ट, प्रत्यास्थ संघट्ट, फिर आता है पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट, और तीसरा आता है आपके पास अप्रत्यास्थ संघट्ट। ठीक है, ये 3 हुआ आपके पास। अब प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है, ध्यान से सुन लो। ऐसा कोलिजन, ऐसा संघट्ट, कोलिजन जो होगा वो कितने ऑब्जेक्ट में होगा सर जी, 2 ऑब्जेक्ट में होगा। कितने ऑब्जेक्ट्स में, 2 ऑब्जेक्ट्स में होगा, ठीक है, मतलब 2 बॉडी में कोलिजन होगा। अगर 2 बॉडी को टकराने के बाद, 2 बॉडी के टकराने के बाद वो अपनी प्रारंभिक स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाता, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाता, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यास्थ संघट्ट। अगर वो पूरी तरीके से प्राप्त कर लेता है अपनी पुरानी स्थिति को, उसको बोलेंगे पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट। अगर वो पाता है लेकिन 100% नहीं पा पाता, तो वो होता है प्रत्यास्थ संघट्ट। डेली लाइफ में या तो आपको ये मिलेगा या तो आपको ये मिलेगा, ये कतई नहीं मिलता, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट कतई नहीं मिलता। अब जैसे कोई 2 बॉडी टकराई ऐसे, ठीक है, टकराने के बाद ऐसे वापस गई, तो कुछ ना कुछ तो चीजें इसमें इफेक्ट आएंगी, शेप या साइज या एनर्जी में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगी, मतलब ये हो गया पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट। लेकिन अगर कुछ भी नहीं आ रही, जैसे हमने मिट्टी लिया, गीली मिट्टी लिया, उठा के कहाँ पे फेंक दो, इसको दीवार पे फेंक दो, तो क्या हो जाएगी, जाके चिपक जाएगी, मतलब पूर्णतः वो अब जिस शेप में फेंके वो जाके चिपक गई, मतलब उसका शेप साइज सब कुछ बदल गया, तो उसको बोलेंगे अप्रत्यास्थ संघट्ट। अब इसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रत्यावस्थन गुणांक बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रत्यावस्थन गुणांक। अब उसी को आपको ध्यान से देखना, ये आपको हमेशा याद रखना है, क्या है, प्रत्यावस्थान गुणांक, जिसको हम इंडिकेट करते हैं ई से। क्या? ई से, प्रत्यावस्थान गुणांक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको इंडिकेट करते हैं ई से। ई का जो फार्मूला होता है, संघट्ट से पूर्व, संग लिखना, संघट्ट से पूर्व पिंडों का वेग
पिंडों का वेग अपॉन संघट्ट के बाद पिंडों का वेग। मतलब सर ये क्या बात हुई? ये बात हुई मेरे भाई, ध्यान से देखो, दो अगर पिंड हैं आपके पास, टकरा गए, टकराने से पहले इन दोनों की वेलोसिटी क्या थी? एक अगर किसी का प्रत्यावर्तन गुणांक लेना है, और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, उसके रेशियो को बोलेंगे प्रत्यावर्तन गुणांक। जो पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये जो टकराने से पहले वाली वेलोसिटी होती है और टकराने के बाद वाली वेलोसिटी होती है वो इक्वल हो जाती है। सपोज दैट दोनों अगर इक्वल हो गए, क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, तो ई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/1। अगर 1 हो गया, दोनों इक्वल हो गया, अरे भाई इक्वल हो गया तो इक्वल इक्वल कट जाएगा, मतलब क्या हुआ 1 हुआ, है ना। सेम क्वांटिटी अपॉन सेम क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है, ध्यान से देख लो, प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होगा, प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होगा, संघट्ट से पूर्व वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा रहेगी। क्या रहेगी, थोड़ी ज़्यादा रहेगी। और ये क्या रहेगी, थोड़ी कम रहेगी। ये थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ये क्या रहेगी, थोड़ी कम रहेगी। और जैसे ही थोड़ी कम रहेगी वैसे ही जब ये वैल्यू कम हो गई तो ये वैल्यू क्या होगी, ये कम है ये ज़्यादा है, तो मतलब ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा कम है तो इतना जाएगा ही एक बारी। जैसे अपोजिट यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 1 2, 1 से थोड़ा तो ज़्यादा होगा ही, इसलिए हमने बोला ई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 के ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब बात होती है अपना अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए, अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए जो, जैसे मिट्टी को हमने लिया, मिट्टी को दीवार पे फेंका, टकराने से पहले जो वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी और टकराने के बाद वेलोसिटी से क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, ई की वैल्यू यहाँ पे तो ज़्यादा थी और यहाँ पे क्या हो गई 0, और ज़्यादा अपॉन 0 मतलब क्या हो जाएगी बाबू, इनफाइनाइट। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, इनफाइनाइट हो जाएगी। ये आप याद रखना, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछने वाला है अगर ये चैप्टर आया तो। इससे अगर आपको वर्क पावर एनर्जी अगर एग्जाम में पूछा कभी भी आपके एग्जामिनर ने, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन देना नहीं भूलेगा अगर सही एग्जामिनर हुआ तो। अदरवाइज इससे हल्के हल्के क्वेश्चन में लोग गिर जाते हैं, तो ये बात छोड़ो, है ना, ये तो रटने वाली चीज़ है। तो अगर आप ये रट लोगे कि सर जी अप्रत्यास्थ संघट्ट में ई की वैल्यू इनफाइनाइट के इक्वल होती है और प्रत्यास्थ संघट्ट में ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट में ई की वैल्यू 1 होती है, तो अगर ये आप लोगों ने ये याद कर लिया तो आपका भैया एक सीट पक्की है ना। अगर क्वेश्चन आया तो आप लेके चले जाएंगे, अगर नहीं आया तो फिर ठीक है, अगर आप नहीं आया तो कोई नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि जब एग्जाम में नहीं आएगा तो करोगे कौन, ठीक है। तो यहाँ पे आज का जो वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर था, वर्क पावर और एनर्जी वाला जो चैप्टर था, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने क्या कर दिया, कंप्लीट, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में हमने कंप्लीटली प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस कर लिया था, आज के एक वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया वर्क पावर एनर्जी। अब इसके बाद जो चैप्टर रहेगा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इससे पहले आप लोगों का एक प्रैक्टिस सेशन लगा दिया जाए, मीन्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सब पढ़ रहे हैं भैया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कौन कराएगा, पूरे यूट्यूब पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कोई नहीं करा रहे हैं, है ना। तो टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपकी पीपीटी रेडी हो रही है, एक एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन को रेडी करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। जितने चैप्टर उतने 10-10 क्वेश्चन आप करेंगे और आपकी हैबिट बन जाएगी क्वेश्चन करने की। और फिजिक्स का जो क्वेश्चन है उतना टफ आने वाला नहीं, अगर आ गया तो आप कर पाओगे, इतना कंफर्म रहो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। सर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।